दोस्तों सुपर टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में 68,500 जो भर्ती हुई थी 2018 में, जिसको लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे, डायरेक्ट आंसर लिखना था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, देखिए ये पहला सवाल, a माइनस बी का मान दिया है 4, ए बी बराबर 21 दिया है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये फार्मूला। और इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला होता है, वो भी आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी आपने लिख लिया। अब देखिए क्या क्या दिया है, तो a माइनस बी का वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यही पूछ रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस 3ab, ए बी का मान कितना दिया है 21 दिया है, तो यहाँ पे 21 लिख देते हैं। a माइनस बी फिर आ रहा है, माइनस बी का मान 4 दिया है तो 4 लिख देते हैं। अब देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये 64 हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको एज इट इज़ उसी जगह पे रहने देंगे, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 21 तियाँ 63 और 63 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 63 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए एक बार। अब 252 आ जाएगा, ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 64 प्लस 252 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 हो गया, 5 6 11 और 2 1 3 हो गया, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब दोनों को इधर उधर थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो आई गई है आपकी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 316। तो देखिए इस तरीके के सवालों में कोई ट्रिक, कुछ भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको फार्मूला रट लेना है, जितने भी फार्मूले हैं। तो आइए एक बार मैं फार्मूला भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अब इससे संबंधित अगर सवाल पूछता है तो कौन कौन से फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए एक तो आपको बिल्कुल ये याद रख लेना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको याद ही रहता है, जनरली याद नहीं कराना रहता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक ये रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इन ब्रैकेट a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। देखिए यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब भी निकाल सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग से भी फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है, तो ये एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी 2 4 फार्मूले, जैसे होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पूछ देता है। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इन फार्मूलों पे अगर डायरेक्ट सवाल देता है तो आप आराम से कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ये दिया है 1/2 पावर दिया है 1/2 और 1/3 के पावर दिया है 1/3, पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर देते हैं तो इसमें हमको पावर बराबर कर देनी होती है दोनों की, फिर कंपेयर करना होता है। तो चलिए पावर बराबर करते हैं। तो अगर देखिए पावर बनाने के लिए भी क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम क्या होता है 6 होता है। मतलब हमको हर हाल में पावर इसकी क्या करनी पड़ेगी 1/6 करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर बराबर करना है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखिए, इसको शॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 और पूरे के पावर 1/6 लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2 और पूरे के पावर 1/6, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए
अब 1/2 के पावर 3 का मतलब कि 1/2 का क्यूब कर देना है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/6, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2 का मतलब 1/3 तिया 9 हो जाएगा, और पावर 1/6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की पावर सेम है तो आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सिर्फ संख्या दिया रहता 8 और 9 दिया रहता तो हम सीधे कहते हैं 9 बड़ा है, लेकिन 1/, में दिया है तो 1/, में जो संख्या छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है, तो इसका मान क्या होगा बड़ा होगा और इसका मान क्या होगा छोटा होगा। यानी कि अगर इसका मान बड़ा है तो इससे जो जिस भिन्न से ये आया है वो भिन्न बड़ी होगी, तो इसका मतलब कि 1/2 के पावर 1/2 ये बड़ा है, ठीक है। और कौन छोटा है 1/3 के पावर 1/3 छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखिए 8 और 9 में अगर कंपेयर किया जाए तो 9 बड़ा है, लेकिन पूछें कि 1/8 और 1/9 में कौन बड़ा है तो 1/8 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपॉन करते हैं तो क्या होता है अपोजिट हो जाता है, मतलब बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सवाल दिया है, तो इसमें भी आप एक चीज़ सीख गए कि जब भी इस तरीके का सवाल देगा तो हम हमेशा पावर को बराबर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करना शुरू करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में क्या दिया है x² - 9x + 18, इसका बोल रहा है गुणनखंड करिए। तो इस देखिए इस तरीके के सवालों को गुणनखंड करने के लिए हम पहले इस कांस्टेंट पद के पास आते हैं, ठीक है, और इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि 9 आ जाए, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है 6 × 3 = 18 हो सकता है, और क्या हो सकता है 9 दूना 18 हो सकता है, और क्या हो सकता है 18 एकम 18 हो सकता है, ठीक है। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं इसके, और हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। अब सवाल ये है कि 9 कैसे लेके आना है। तो देखिए जब यहाँ पे प्लस दिया हो और यहाँ पे माइनस दिया हो तो दोनों माइनस होने चाहिए और जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x² - 6x - 3x + 18, ठीक है। अब देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x - 6 बचेगा। इसमें से क्या -3 कॉमन कर लीजिए तो x - 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए x - 6 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x - 6 कॉमन हो गया, बचा क्या x - 3 बच गया। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, कई लोगों को ये भी समस्या आती है कैसे मैं फटाक फटाक कॉमन कर रहा हूँ, या कोई भी कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म है तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब जोड़ा बनाने के बाद देखते हैं कि दोनों में कौन चीज़ है, ठीक है। तो x इसमें भी है x इसमें भी है, लेकिन यहाँ x² है तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, जो दोनों के पास है उसमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से x को कॉमन कर लेंगे। अच्छा ये x² का मतलब x × x है, तो एक x कॉमन कर लिए तो एक x बच गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, जब माइनस आप कॉमन करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस कॉमन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। तो x - 6 × x - 3 इसका फैक्टर हो गया। अब आइए थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस पे। दोस्तों देखिए इस पे 4 तरीके का सवाल आता है, ये 4 तरीके का सवाल आता है। इसका ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है एक एक का सबका। पहले वाले में देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस दिया है। जब दोनों प्लस है तो जोड़ने पे बीच वाला आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल ये वाला है। देखिए ये 6 दिया है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे 5 आ जाए। तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो अब 2 धन 3 सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक। 2x धन 3x सीधे सीधे बात खत्म। यहाँ भी देखिए यहाँ पे प्लस दिया है और ये माइनस दिया है, तो इसमें भी जोड़ने पे आएगा, लेकिन जो बीच के दोनों लिखे जाएंगे वो माइनस लिखे जाएंगे। कैसे, ये वाला देख लीजिए, यहाँ प्लस दिया है और बीच में माइनस दिया है, तो ये भी 2 और 3 ही होगा, क्योंकि जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो जोड़ने 5 आना चाहिए, लेकिन दोनों माइनस लिख देंगे, तो -2x और -3x, काम खत्म, ठीक है। तीसरा वाला देखिए ax² - bx - 6, अगर माइनस आ गया तो घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, और घटाने पे बीच वाला अगर आना चाहिए तो जो यहाँ पे चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस, छोटे वाले का प्लस। अब देखिए 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 × 6 भी होता है, हमको 5 लेके आना है, दोनों जगह माइनस है तो घटाने पे माइनस आना चाहिए, घटाने पे 5 आना चाहिए। तो बड़े वाले का चिन्ह, तो देखिए 6 और एक फैक्टर आ रहा है तो एक 6x होगा, एक x होगा, ठीक है। अब चिन्ह किसका क्या लिखें, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस, छोटे वाले का प्लस, ठीक है। अगला ax² + bx - c दिया है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे कि घटाने पे ही लाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो घटाने पे ले आएंगे, अभी बताए थे।
अब घटाने पे ले आएंगे तो बीच में बड़े वाले का चिन्ह प्लस लिखेंगे, छोटे वाले का माइनस। तो देखिए 6 है, 6 का फैक्टर 6 एक कम 6, तभी तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या लिखेंगे, 6x, और ये हो जाएगा आपका -x। देखिए तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे भी बड़ा वाला है, मतलब जब इन दोनों की जगह माइनस हो, मतलब कांस्टेंट की जगह जब माइनस दिया हो तो घटाने पे ले आएंगे। अब बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, बड़े वाले का प्लस है तो प्लस, बड़े वाले का माइनस है तो माइनस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दिया क्या है, भुजाओं की संख्या दिया है, पूछ रहा है आपसे कि बहुभुज के बाह्य कोणों को बताएं। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई बहुभुज है तो ये खींच दिया तो ये इसका बाह्य कोण हो गया। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान पूछ रहा है कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल दिया हो, 10 भुजा दिया है या 20 भुजा, जो भी भुजाओं की संख्या अगर दिया है तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला होता है 360/n, यानी कि 360 में n का भाग दे दीजिए। तो 360 बटा में n कितनी भुजाएं, 10 भुजाएं, तो 10 से ये कट गया 36 डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला याद करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आपको इंटरनल एंगल भी पूछता कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान बताइए, तो आंतरिक कोण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि बाह्य कोण 36 डिग्री है तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 36 घटा दीजिए, आप पता चल जाएगा तुरंत। तो 180 में से 36 घटाएं कितना होगा, 144। ठीक है, ये इसका आंतरिक कोण हो जाएगा। मतलब किसी भी 10 भुजाओं वाले बहुभुज हैं तो उसका आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा, 144 डिग्री हो जाएगा। जब इसके आंतरिक कोण का मान 144 मिल गया तो इसके सभी कोणों का योग भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कोण का मान 144 है, टोटल 10 भुजाएं हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री सभी आंतरिक कोणों का। वैसे आंतरिक कोणों, सभी आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला भी होता है, क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा रहता है n-2 इंटू 180 अंश। ये अगर भुजाओं की संख्या दिया हुआ हो, जैसे 10 दिया है मान लीजिए, ठीक है 10 दिया है तो 10 भुजा के किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 10 - 2 गुणे 180 लिखा मैंने, तो 10 में से 2 गया 8 और गुणे 180 तो 18 × 144 तो 1440 डिग्री। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये एक सवाल ऐसा है जो आप आराम से कर ले जाएंगे अगर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है। 5, 6, 9, 3, 5, 7 इसमें पूछ रहा है कि अंक 9 के स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान सबको पता है, 9 का स्थानीय मान भैया 9000 हो जाएगा। और वास्तविक मान, तो 9 का किसी भी अंक का वास्तविक मान या फेस वैल्यू, ठीक है फेस वैल्यू वही होती है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही हो जाएगी। तो बस इसमें से 9 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8991। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था। मैं एक दिन क्या कह रहा था कि सारे सवाल कठिन नहीं आते हैं, बहुत सारे सवाल बहुत ही ईजी आते हैं, एवरेज ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दोस्तों ये सवाल देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथा कोण 75 अंश का है, समान कोणों की माप क्या है। अब बताइए इसमें क्या आपको जरूरत है, कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बस बात खत्म। 3 कोण समान है तो x + x + x, और चौथा कोण 75 अंश का है तो +75 बराबर 360 डिग्री। अब x मिलके कितना हो गया, 3x धन 75 बराबर 360 डिग्री। थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए तो x प्लस ये 25 हो जाएगा बराबर 120 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा आपका 120 - 25 यानी कि 95 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक सवाल था, a + b = 7, ab = 12, तो a² + b² का मान बताओ। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं पहले सवाल में बताया था a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि a + b की वैल्यू दिया है तो 7² = इसका मान पूछ रहा है तो a² + b² लिख लो आप, +2ab का मान दिया है 12 वो लिख लो। तो 7 × 7 49 = a² + b² प्लस 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो a² + b² का मान कितना हो जाएगा, 49 - 24, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। और इसीलिए मैं पहले वाले सवाल में बहुत सारे फार्मूले लिख दिया कि वो फार्मूले रट दो, लिख लो, कई बार एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल पूछ देता है।
दोस्तों ये सवाल देखिए, 5 के पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1। इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना रहता है। कुछ सवाल तो डायरेक्ट कॉमन लेने पे लग जाते हैं और कुछ सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे ये माइनस में आ गया x, तो उसको बदलना रहता है। देखिए क्या करेंगे, 5 टू द पावर x प्लस 1 का मतलब हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको स्प्लिट भी ऐसे ही कर सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 बटा में 5 के पावर x। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस दिया है तो डिवाइड भी किया जा सकता है। अब 5 के क्यूब का मतलब 125 हो जाएगा और एक जोड़ देंगे तो ये हो गया 126। ठीक है, तो ये 5 के पावर x इंटू 5 के पावर एक दिया है। ठीक है, अब अगर 5 के पावर x इज इक्वल टू आप t मान लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, t रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 5t प्लस 25 बटा में t इज इक्वल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126t। इसको इधर लेके आइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैंने क्या बताया था, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर निकाल, मतलब इसको और इसको जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका फैक्टर लेने पे 126 के बराबर आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 125। 125 से कम 125 होता है कि नहीं, तो इसका एक फैक्टर 125 गुणे 1 हो जाएगा और 125 और 1 को जोड़ने पे 126 भी आएगा। और यहाँ भी देखिए यहाँ प्लस दिया है तो जोड़ के ही ले आना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5t स्क्वायर माइनस 125t माइनस टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आइए अब आगे देखते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5t आ रहा है तो 5t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, t माइनस 25 बच जाएगा। यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 25 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, देखिए 5t t माइनस 25 t माइनस 25 दोनों में कॉमन है तो t माइनस 25 कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा 5t और यहाँ से क्या बचेगा -1, तो लिख लेंगे 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो t माइनस 25 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा 25। उसी तरह से 5t बराबर 1, तो t बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए t तो था नहीं, हमने तो माना था, किसके बराबर माना था, 5 टू द पावर x बराबर t माना था। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 टू द पावर x बराबर 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो देखिए 5 बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको हम 1/5 को लिख सकते हैं 5 की घाते -1, और t का मान 5 के भाते x रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। निगेटिव वैल्यू हमको नहीं लेनी है, हमको लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ऐसे कंपेयर करके इसको लगाना है। ठीक है, ये देखिए यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है 8। ठीक है, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य दिया है 10। ठीक है, 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य, कितने पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने पुस्तकों के 8 पुस्तकों के। ठीक है, अच्छा इसको लगाने की सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि जब ऐसा सवाल दिया हो कि इतने का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसी को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब कि विक्रय के साथ अगर 8 जुड़ा हो तो इसको क्रय के साथ जोड़ लीजिए, ये ट्रिक बता रहा हूँ। और क्रय के साथ 10 जुड़ा है तो इसको विक्रय के साथ, मतलब एक्सचेंज कर लीजिए, विक्रय वाले को क्रय कर लीजिए, क्रय वाले को विक्रय। अब देखिए सेलिंग में वस्तुएं कितनी है 10 और परचेजिंग में कितनी है 8 है, तो क्या करेंगे 10 में से 8 गया 2, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य वैसे भी करते हैं, बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय की जगह कितना 8 और गुणे 100, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। 2 कम 2, 2 चौको 8, ये कट गया 25%, ये लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के साथ कितना लगा है 10, देखिए क्रय मूल्य के साथ 10 लगा है, तो अब इसको हम विक्रय मूल्य के साथ लगाएंगे। 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के साथ कितना लगा है 8, तो इसको हम क्रय मूल्य के साथ लगाएंगे, बस यही इसकी ट्रिक है। इसको लगाने के बाद विक्रय माइनस क्रय लाभ होता है, तो विक्रय में से क्रय घटा दीजिए तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब बटा में क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही कोई भी चीज़ निकाली जाती है, तो बटा हम क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, तो ये देखिए 25% का लाभ आ गया, तुरंत हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ए संबंध बी बराबर दिया है 3 संबंध 4 और बी संबंध सी बराबर दिया है 6 संबंध 7। A/B/C पूछ रहा है आपसे। इसको निकालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। पहले दो लोगों का जो रेशियो दिया है यानी ए और बी का दिया है,
और दूसरे दो लोगों का रेशियो दिया है यानी कि 6:7 दिया है, ठीक है। इसमें ए बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 छक्का पहले 18 लिख लेंगे, ठीक है। फिर बीच वालों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 छक्का कितना हो गया 24। फिर साइड वालों का गुणा कर लेते हैं, तो 4 सत्ते 28। यही रेशियो हो जाता है। अब जो कट रहा है काट लीजिए। तो ये किससे कट रहा है, किसी नंबर से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। 2 9 18, 2 बरेम 24 और 2 14, यानी कि 9 12 और 14 का रेशियो इन तीनों में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम ए संबंधी बी लिखेंगे, ये ए संबंधी बी है, और इधर बी संबंधी सी लिख लेंगे। ए और बी का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आ गया। बीच वालों का गुणा करेंगे, ये आ गया। और साइड वालों का गुणा करेंगे, ये आ गया। यही आपका रेशियो हो जाएगा, सीधे सीधे यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत लंबी वीडियो बना के अपलोड करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन की 2 वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अंत तक देखें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अपने लाभ के लिए। निश्चित ही आपको 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे अनुभव का फ़ायदा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।